हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं वो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास के चौथे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम 2022 के एग्जाम में भी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आज हम आपके लिए 6 प्रश्न लेके आए। आप बस हम जो आपको बताने का प्रयास करेंगे आप उस पर ध्यान दीजिएगा और अंत में मैं बोर्ड के साइड में भी हट जाऊंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक आपका तो बिल्कुल सिलेबस समाप्त ही हो गया होगा या होने वाला होगा, तो जो भी मैं बताऊंगा 100% आपको समझ में आएगा। अगर आपका सिलेबस समाप्त नहीं भी हुआ है तो भी आपको यह समझ में आ जाएगा। लेकिन आपसे हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास अभी समय है पूरा वीडियो को देखने का, तभी जाके आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन जब भी आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो समाप्त होने के बाद बिल्कुल इन सभी प्रश्नों को आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, इसकी मैं गारंटी लूँगा। लेकिन आपको बस इस वीडियो को ध्यान से पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद, तो आपको पता है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्र के प्रति चेतना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। या राष्ट्रवाद हमने यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वहाँ पर भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगर आपने इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। हमने इनसे पहले जो 3 अध्याय था उनका भी प्रश्न उत्तर करवा दिया है, आप उन सभी को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो देश में रह रहे या किसी क्षेत्र में रह रहे लोगों में देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, या फिर हम बोले राष्ट्र के प्रति चेतना ही हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। तो पहला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन क्या है। तो खिलाफत आंदोलन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की पराजय के बाद, तो अब यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध आया, तो देखिए आपका समय लगेगा लेकिन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ, तो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। कौन सा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में, अच्छा यहीं पर याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व कितने खेमों में बट गया था, 2 खेमों में बट गया था। पहला था कौन, मित्र राष्ट्र, जिसमें कौन सब था, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी देश आते थे। और दूसरा था हमारा कौन सा, ध्रुवीय राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, हंगरी, इटली, ये सभी राष्ट्र आते थे। मित्र राष्ट्र के साथ 1917 ईस्वी के बाद, यानी 1917 ईस्वी में अमेरिका शामिल हुआ था। उनसे पहले तक अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, ठीक है। और इसमें प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने भाग लिया था। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम आते हैं अपने आंसर पर। तो प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर, तो ऑटोमन एम्पायर, ये वाला जो ऑटोमन एम्पायर जो है ना, ऑटोमन साम्राज्य जो था, ये तुर्की के आसपास वाले अभी जितने भी देश हैं, यहाँ पर तुर्की हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, इन सभी देशों के आसपास ऑटोमन एम्पायर बहुत ही बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की पराजय के बाद, यानी ध्रुवीय राष्ट्र में ऑटोमन एम्पायर था यानी तुर्की था, तो इनकी पराजय के बाद ब्रिटिश सरकार ने खलीफा पद को सीमित कर दिया या फिर खलीफा पद को मानने से इनकार कर दिया। मतलब इस्लाम जगत में शुरुआत से ही, जब से इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, उसी के बाद से एक खलीफा पद बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। अब इनको जब ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई तो ये खलीफा पद ही पूरे मुस्लिम साम्राज्य, मतलब इन्हीं के अंडर में आता था। ऑटोमन एम्पायर के बाद इसको ब्रिटिश सरकार मानने से मना कर दिया और इन्होंने क्या किया, इनको सीमित कर दिया। जो खलीफा पद था, मतलब इनको यह बोला गया कि आप तुर्की तक ही सीमित रह जाओ, उनके बाद आपका कोई भी आगे रूल नहीं चलेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की पराजय के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, खलीफा पद को सीमित कर दिया। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपने नीति बदलने के लिए जो आंदोलन किया ना, उसी आंदोलन को हम क्या बोलेंगे, खिलाफत आंदोलन बोलेंगे। मतलब हमारे देश में जो मुसलमान था उनको ऐसा लगने लगा कि यह मुसलमानों के साथ एक तरीके से भेदभाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत में जो मुसलमान थे वो सभी तुर्की के समर्थन में। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है
कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई यह किस देश के समर्थन में हुई थी? तो आप क्या बोलोगे? तुर्की के समर्थन में। क्लियर हो गया क्या यह प्रश्न? पहला प्रश्न क्या था? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? क्या बोलोगे आप? प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की पराजय के बाद ब्रिटिश सरकार ने या फिर मित्र राष्ट्रों ने खलीफा पद को सीमित कर दिया। 1920 ईस्वी में प्रारंभ में ही 1920 ईस्वी के प्रारंभ में ही भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के समर्थन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए नीति को बदलने के लिए किया गया आंदोलन ही क्या कहलाता है? खिलाफत आंदोलन कहलाता है। ठीक है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, तुर्की की राजधानी अभी वर्तमान समय में अंकारा है। कहाँ है? अंकारा। मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको 100% क्लियर हो जाएगा। आपको इनसे जो जो ऑब्जेक्टिव निकलने वाला होगा मैं वो भी आपको क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेक्ट एक्ट देखिए, अंग्रेजों के द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून मूल रूप से 26 मार्च 1919 ईस्वी को पास कर दिया गया था। इस कानून के तहत, यानी रोलेक्ट एक्ट जो कानून लाया गया था, इसके तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर बिना अदालत में मुकदमा चलाए हुए किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता था। और इसी कानून को काला कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इस कानून के समर्थन में इस कानून के खिलाफ में आप कोई भी ना तो अपील दे सकते थे ना ही दलील दे सकते थे। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए हुए जेल में बंद किया जा सकता था। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें कोई भी अपील या दलील नहीं दिया जा सकता था। क्या क्लियर हो गया? तो इसी घटना के बाद, रोलेक्ट एक्ट के घटना के बाद ही ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछ ले कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1919 ईस्वी में आया। ठीक है, अब ये इसी रोलेक्ट एक्ट कानून के बाद ही पंजाब के जो दो बड़े नेता थे, सत्यपाल और किचलू, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और 6 अप्रैल को हमारे पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल होता है। और उसी हड़ताल के दौरान ही 6 अप्रैल को हड़ताल होता है, और हड़ताल के कुछ ही दिनों के बाद यानी 9 अप्रैल को 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सत्यपाल को और किचलू को। इनकी गिरफ्तारी के बाद जालियांवाला जो जगह है, जो अभी जालियांवाला बाग नाम से जो फेमस हुआ, वो जल्लीकट्टी नाम के व्यक्ति का जगह था। वहीं पे पंजाब के और सारे जो आम लोग थे वो सभी बैठकर अपने नेता को, क्योंकि वो दोनों पंजाब के बड़े नेता थे, उनको छुड़ाने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। वहीं पर हंसराज नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने जो उस समय वहाँ का जो वायसराय था जनरल डायर, उनको उन्होंने सूचित किया। और जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर, वो जो एक्चुअल में वो जहाँ पे बैठ के वो लोग विचार विमर्श कर रहे थे, वो पूरा का पूरा पैक था। मतलब वो चारों तरफ से जो बाउंड्री था ना, उसमें एक ही रास्ता था, बाकी चारों तरफ से ये पूरा का पूरा पैक था, एक ही तरफ से था। यहाँ पर जनरल डायर ने रास्ते को चेक कर, और इनकी जो पुलिस, मतलब इनके साथ जो सेनाएं गई थी, इन्होंने अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाई, और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया है, और बहुत ज़्यादा संभावना, ये सब ऐसा क्वेश्चन है, रिपीटेड इसको आप बोल सकते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी जो भी मैंने बताया, एक बार आप वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। 100% आपका यह भी प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी क्लियर कर लीजिएगा। और रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग, यानी रोलेक्ट एक्ट के बाद ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसके बाद है हमारा, अच्छा अगर और यहीं पे अगर आप इनको रिलेट करना चाहें तो जालियांवाला बाग, ये जो हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी के बाद एक तुरंत इनके बाद आंदोलन शुरू हुआ हमारे देश में, जिनको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो आने वाला जो हमारा, अगर हो सकता है इनके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँ इसी अध्याय के, क्योंकि इसमें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ पर मैं वो भी आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, रिलेट कर दूंगा मैं सारा का सारा। उनके बाद हमारा 3 नंबर का प्रश्न है आज का, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो दांडी यात्रा, तो याद रखना है
मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इतिहास के सभी प्रश्नों में आपको कोई 4-5 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला क्या, जो इतिहास का कोई भी प्रश्न आएगा तो उनमें कोई ना कोई घटना हुई होगी और वो घटना किसी डेट में हुआ होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। कोई ना कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्ति का आप किए गए कार्य, उनका जन्म और उनकी मृत्यु को ध्यान में रखिए। किसी भी घटना का होने का कोई ना कोई कारण होता है और फिर उस घटना का कोई ना कोई परिणाम होता है और वो घटना किसी न किसी लोकेशन से संबंधित होता है, किसी क्षेत्र से संबंधित होता है। इनको ध्यान में रखिए। अगर ये 5 चीज़ें भी आपको ध्यान में रह जाएगी तो आप बड़े से बड़े प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से एक दूसरे से रिलेट करके आप डील कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा से संबंधित कौन सा व्यक्ति है? महात्मा गांधी। दांडी यात्रा कब हुआ था? आप क्या बोलोगे? 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को ये समाप्त हो गया। दांडी यात्रा का कारण क्या था होने का? तो दांडी यात्रा होने का कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी कानून लगा दिया था। इनका और सारे भी रीजन थे, उन पर कानून, उन्होंने टैक्स, कानून नहीं, कर लगा दिया था, उनको भी हटाना था। तो ये एक कारण था। बाद में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इनके बाद एक और घटना, इनसे रिलेटेड ही और सारी घटना हुई है, तो मैं वो उनको अगले वीडियो में पूरा का पूरा रिलेट करके अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। कब किया था? 12 मार्च को शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था? दांडी यात्रा से किया था। दांडी जो है ये गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को समाप्त करना था। यानी अंग्रेजी सरकार ने, यानी अंग्रेजी हुकूमत ने जो भारत में नमक पर भी जो कर लगा दिया था, इसका मूल उद्देश्य, दांडी यात्रा का मूल उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा लगाए गए नमक पर कर को हटाना और खुद से नमक बनाना। क्योंकि महात्मा गांधी का यह मानना था कि यह तो हमें प्रकृति से मिला हुआ एक संसाधन है, इस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको और याद क्या रखना है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब होती है? 12 मार्च को होती है। कब होती है? 12 मार्च 1930 ईस्वी को होती है और ये चलता कब तक है? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चलता है। इसमें महात्मा गांधी के साथ जो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से, यहाँ पे याद रखना है, दांडी जो पहुंचे थे ना, कहाँ से शुरुआत किए थे? साबरमती आश्रम से किए थे। साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचे थे। इसमें महात्मा गांधी के साथ इनके 78 अनुयायी भी थे। अनुयायी कौन? जो किसी को फॉलो करता है, जो किसी को अनुसरण करता है, वही उसका अनुयायी कहलाता है। तो महात्मा गांधी के साथ 78 और अनुयायी भी इनके साथ गए थे और महात्मा गांधी ने 24 दिन में 250 किलोमीटर की यात्रा की थी। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च को हुई और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चल के दांडी पहुंच गए। इसमें महात्मा गांधी के साथ 78 आदमी और गए हुए थे। 24 दिनों की यात्रा में महात्मा गांधी ने लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। चलिए, हमारा अब 4 नंबर का प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। यानी चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो इनके बारे में मैं ओरली बताता हूं, फिर मैं ये आपको समझा दूंगा। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार से हुआ। तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। लखनऊ अधिवेशन में ही बिहार से हमारे राजकुमार शुक्ल नाम का जो किसान था, यह उस मतलब जो सम्मेलन हो रहा था, उसी सम्मेलन में भाग लेने गया था। यहीं पर इन्होंने महात्मा गांधी का भाषण सुना। उनके बारे में ये पहले से और ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी को बिहार की समस्याओं से अवगत कराया और उनसे अनुरोध किया कि आप बिहार आइए। बिहार में जो 3 कठिया प्रथा है, जो नील की खेती की जा रही है, करवाई जा रही है, इन पर आप कुछ ना कुछ मतलब कार्रवाई कीजिए, या फिर इन पर कोई आप क्या बोल सकते हैं, इन पर कुछ आप आंदोलन टाइप का, या फिर इन पर आप कुछ अपना विचार प्रकट कीजिए। तो यहीं पर महात्मा गांधी को उनके जो गुरु थे श्री गोपाल कृष्ण जी, शायद यही थे उनके गुरु महात्मा गांधी जी के। क्या नाम है उनके गुरु जी का? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो उन्होंने उनको बोला कि इसी बहाने आप पूरी दुनिया नहीं, भारत को देखने का आपको मौका भी मिल जाएगा। तो महात्मा गांधी फिर बिहार आते हैं। बिहार में चंपारण आए और चंपारण में महात्मा गांधी ने, जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर हमारे चंपारण के लगभग लोग उस समय एकत्रित हुए महात्मा गांधी को देखने के लिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। तो वहीं पर जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो उन्हें पकड़ लिया गया और मोतिहारी जिला मुख्यालय में उन्हें कैद करके रखा गया
और वहाँ पर उन्हें आंदोलन करने से मना कर दिया गया। लेकिन वहीं पर महात्मा गांधी के और सारे जो शिक्षित व्यक्ति थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सभी भी आए और इन सभी ने भी मिलकर मतलब महात्मा गांधी का सहयोग किया। और फिर बाद में जो है उन पर जो मुकदमा चलाया गया तो उसमें महात्मा गांधी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और अंत में अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर जो अभी अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो ये आंदोलन धीरे धीरे और ज़्यादा उग्र हो जाएगा और इनसे हमें ही ज़्यादा नुकसान होगा। फिर उन्होंने तिनकठिया प्रथा या नील की खेती को वहाँ पर समाप्त कर दिया गया उस एरिया में। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अपने प्रश्न पे कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। संक्षिप्त में बताना है तो बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले, नील की खेती इसको तिनकठिया प्रथा भी कहा जाता है। तिनकठिया प्रथा का मतलब क्या हुआ कि आपको एक बीघा में कितना कट्ठा, 20 कट्ठा, 20 कट्ठा में कम से कम आपको 3 कट्ठा पे नील का खेती करना होता था। अब नील की खेती में क्या होता है, ये मिट्टी की पूरी उर्वरता क्षमता ही बाहर निकाल लेती है, मतलब पूरा इनको बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो इनसे क्या होता है, अगर आप एक बार नील की खेती कर लेते तो दोबारा वहाँ पे दूसरा फसल नहीं हो सकता, तो वो भूमि हो जाती थी बंजर। और यहाँ पर अंग्रेजों को तो चाहिए टैक्स, आप खेती करो या ना करो, तो इसलिए थोड़ी समस्या थी। तो बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले, जिनको हम क्या बोलते हैं, तिनकठिया प्रथा भी बोलते हैं, किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी ने यह आंदोलन कब किया, 1917 ईस्वी में। सरकार को तिनकठिया प्रथा को में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पूर्ण तरीके से किसानों के समर्थन में चलाया गया आंदोलन ही क्या कहलाता है, हमारा चंपारण आंदोलन कहलाता है। और इसी आंदोलन के बाद यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। क्लियर है? चंपारण आंदोलन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, चंपारण आंदोलन क्या है? तो बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करवाई जा रही थी यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती, जिसको तिनकठिया प्रथा भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में सत्य और अहिंसा पूर्ण तरीके से किसानों के समर्थन में एक आंदोलन चलाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, चंपारण आंदोलन। और इसी आंदोलन के बाद फिर से जो हमारा नील का खेती या तिनकठिया प्रथा था उनको समाप्त कर दिया गया। क्या आपका क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा ना, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमारा 5 नंबर का प्रश्न है आज, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था या फिर क्या है? गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत देश में तेजी से बढ़ता जा रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1930 ईस्वी में हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत देश में तेजी से बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश हुकूमत को यह एहसास हो गया कि अगर इस आंदोलन को नहीं रोका गया तो यह जो आंदोलन है, रोका गया कहाँ पे थे, तो यह ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए वह तैयार हो गया, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो यह समझौता दिल्ली में 5 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको यह पूरा का पूरा क्लियर हो गया? अच्छा, इसी समझौते के बाद गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था ना, इसको भी इन्होंने स्थगित कर दिया था। ठीक है, क्या आपको ये क्लियर हो गया? यहीं पर 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था, दूसरे में गांधी जी आंदोलन ही कर रहे थे 1930 ईस्वी में, और 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने की सहमति भी कर दी थी। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट क्या था या फिर दिल्ली समझौता क्या था? तो देखिए, इनको अगर ओरली समझने का प्रयास कीजिएगा तो गांधी जी के 11 सूत्री मांग थे, मतलब 11 ऐसे चीज़ थे जिन पर चाहते थे गांधी जी कि सरकार उनकी बातों को माने। लेकिन उस समय जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने इस समझौते को मानना तो दूर, गांधी से मिलना भी उन्होंने छोड़ दिया, मतलब मिलना भी नहीं चाहे गांधी जी से, वो मिले भी नहीं। तो गांधी जी ने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। जब उन्होंने शुरुआत किया तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर से असहयोग आंदोलन के जैसे ही ये भी धीरे धीरे भारत के हर एक हिस्से में फैलने लगा। तो वही मैंने लिखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत देश में तेजी से बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश हुकूमत को यह एहसास हो गया कि अगर इस आंदोलन को नहीं रोका गया तो यह जो आंदोलन है यह ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। यहीं पे फिर लॉर्ड इरविन यानी ब्रिटिश सरकार गांधी जी के समझौते को मानने के लिए तैयार हो गया।
इसीलिए इसी समझौते को क्या कहते हैं, गांधी और अंग्रेजों के तरफ से यानी ब्रिटिश हुकूमत के तरफ से इरविन आए हुए थे, तो दोनों के बीच में समझौता हुआ, गांधी जी और इरविन के बीच में, इसीलिए इस समझौता को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1930 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने की इन्होंने सहमति भी भर दी। क्या आपका यह प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए अंत में देखिए एक 6 नंबर का भी प्रश्न है, और ये प्रश्न शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि जो हमारा अभी कैमरा है ये थोड़ा सा बोर्ड के नज़दीक है, इसी वजह से थोड़ा जूम आउट ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं समझा देता हूँ, आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है हमारा, मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं? तो अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से वहां पर उनको लूट लिया, और जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सूर्यसेन कर रहे थे। इस क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसे हम मेरठ में मुकदमा चलाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरठ षड्यंत्र केस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया है शस्त्रागार। शस्त्रागार किसको कहते हैं? जहाँ पे शस्त्र को रखा जाता है, हथियारों को रखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शस्त्रागार कहते हैं। एक बार मैं फिर से यह प्रश्न को दोहराता हूं और इसके आंसर को बताता हूं, आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है हमारा, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार को क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से लूट लिया। इस योजना ये जो लूटा गया ना, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसका नेतृत्व सूर्यसेन कर रहे थे, और फिर बाद में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मेरठ में इन पर मुकदमा चलाया गया। इसी को हम क्या कहते हैं? मेरठ षड्यंत्र केस कहते हैं, या फिर इसी को हम मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में 6 प्रश्न मैंने लिख के दिया था। खिलाफत आंदोलन क्या है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, दांडी यात्रा क्या है, गांधी इरविन समझौता क्या है या दिल्ली समझौता क्या है। उसके बाद हमारा था बिहार के चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। एक और प्रश्न था हमारा, मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं। ऊपर मैंने आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड भी समझा दिया। तो आपका 7 प्रश्न क्लियर हो गया। इन 7 प्रश्न अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया या कहीं पर कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को एक बार बैक कीजिए, शुरू से फिर से देखिए। उनके बाद आप तुरंत वीडियो मोबाइल को दूर रखिए और 7 प्रश्न को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। इनसे आपका हैबिट बहुत ही ज़्यादा बन जाएगा। अभी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छे से काम करेगा, तो इनको जरूर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं साइड हट जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइटिंग भी सर जी का एकदम लग रहा है कि किस प्रकार से है, कहना मुश्किल है। तो आपने मेरे शब्दों को मैं उम्मीद करता हूँ ध्यान से सुना होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं फिर से उसको बताने का प्रयास करूँगा। अगर इस अध्याय में कोई और ऐसा प्रश्न होगा जो मुझे लगेगा कि आपको समझाना चाहिए, या आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत है, तो आप उस प्रश्न को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम अगली वीडियो आपके ही प्रश्न पर लेके आएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक तो आप बिना कहते ही कर देते हैं, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी 10 में पढ़ने वाले छात्र हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कोई सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो वहाँ पर भी इनके लिंक को शेयर किया कीजिए। देखिए, आपके लिंक शेयर करने से ऐसा नहीं कि आप इस लिंक को शेयर कीजिएगा तो आपका 1.5 GB या 2 GB जो डाटा वो समाप्त हो जाएगा, 1 MB का भी डाटा नहीं लगेगा। लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में और सारे जो दोस्त हैं, जो फेसबुक पे आपके दोस्त हैं, उन सभी को पता चलेगा, अच्छा प्रश्न उत्तर को भी अच्छे से समझाया जा रहा है यूट्यूब पे, उनको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेजपुर के और वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।